Hi Future Dentist, I'm Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist, and today we are here to discuss about the maxillary and mandibular anatomical landmarks. ये टॉपिक एक्सटर्नल्स का फेवरेट वाइवा टॉपिक होता है. सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैंने इस टॉपिक को बेसिक से लेके डिटेल में डिस्कस किया है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो फिर शुरू करते हैं फ्रॉम मैक्सिलरी एनाटॉमिकल लैंडमार्क. इस वीडियो में हम ये सारे मैक्सिलरी एनाटॉमिकल लैंडमार्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ ईच वन ऑफ देम, लेट मी टेल यू, जो अवेलेबल डेंचर बेयरिंग एरिया होता है फॉर एन एडेंचुलस मैक्सिला इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेर एज यही चीज जो अवेलेबल डेंचर बेयरिंग एरिया मैंडिबल में होता है दैट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मैक्सिला के लिए ये चीज बहुत ही प्रॉफिटेबल है. सो लेट्स first classify all these anatomical landmarks into three criteria. First is limiting structures, then second is stress bearing area or supporting structures, and third is relief areas. अब limiting areas क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, stress bearing areas क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, then relief areas हम एक के बाद एक कवर करेंगे. Let's start with limiting areas. अब these structures, as आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, these structures are the sites that guides an optimal extension of the denture. क्या मतलब हुआ कि डेंचर के लिमिट्स मतलब बाउंड्रीज डिसाइड करता है लिमिटिंग एरिया, यानी डेंचर यहीं तक होना चाहिए, उसके आगे नहीं और उसके पहले खत्म नहीं होना चाहिए. So as to engage maximum surface area, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया हम कवर कर पाए, इंगेज कर पाए, एंड विदाउट इंक्रोचिंग एनी मस्कुलर एक्शन. अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कोई डेंचर पहन रहा है तो उसके कारण वो बाकी की जो भी मसल्स की एक्शंस है वो हिंडर हो रही हैं. सो इट्स बेसिकली द ए स्ट्रक्चर्स जो कि गाइड करते हैं एक डेंचर की बाउंड्रीज एक्सटेंशन, सो दैट कि हम मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर कर पाए without encroaching any, without hindering any muscular actions. So first limiting area is labial frenum, then labial vestibule, then buccal frenum, buccal vestibule, hamular notch and posterior palatal seat. So let's discuss each of them in detail. First is labial frenum. जैसा कि हम अपने हर एक वीडियो में एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बना के चलते हैं, वैसा ही मैंने इस वीडियो में भी फॉलो किया है. यहाँ पे मैं हर एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क का 3 फोटोज दिखाऊंगी. ठीक है. फर्स्ट जो होगा वो पेशेंट का होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहला. सेकंड जो होगा वो हमारा होगा जो कि हम कास्ट में हम प्री क्लिनिकल में बनाते हैं, सो दैट कि इस वीडियो से प्री क्लिनिकल वाले बच्चे भी हेल्प ले सके. और थर्ड होगा कि जो हम पेशेंट के इम्प्रेशन लेते हैं उसमें हम कैसे वो इम्प्रेशन रीड कर सकते हैं. कई बार जब भी फाइनल ईयर में हम एग्जाम देते हैं तो एग्जामिनर बोलते हैं इम्प्रेशन रीड करने, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट्स के एग्जाम में, तो ये तीनों चीज कवर करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेबियल फ्रीनम. तो लेबियल फ्रीनम होता क्या है? नॉर्मली इट्स जस्ट अ सिंगल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कवर्ड बाय म्यूकोजा. ठीक है. एंड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम labial surface of the ridge till the lip area, जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है. नेक्स्ट, which is the most important part in labial frenum, जो कि एग्जाम में एक्सटर्नल वाइवा में हमेशा पूछते हैं कि what kind of frenum is it. So let me tell you, labial frenum is a passive frenum. अब passive frenum का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि there is no muscle attachment present here. ठीक है. अब नो मसल अटैचमेंट यानी कि ये जिन स्ट्रक्चर्स से अटैच होता है, ये उसकी मोबिलिटी, उसकी शेप और उसकी साइज जो भी होता है ना, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसका अपना कुछ नहीं है. सो इट इज अ पैसिव फ्रीनम एंड जो कि इम्प्रेशन में एक वी शेप के नॉच के जैसा रिकॉर्ड होता है ड्यूरिंग द इम्प्रेशन मेकिंग, ताकि वो जो लेबियल फ्रीनम है उसको अकोमोडेट किया जा सके. नाउ दिस लेबियल नॉच जो होता है डेंचर में, इट शुड बी नैरो बट डीप टू अवॉइड द इंटरफेरेंस ड्यूरिंग
functions. ठीक है, so हमने क्या क्या देख लिया कि ये होता क्या है. It's a single fibrous connective tissue covered by mucous membrane. Then second is that extends from the labial surface of the ridge till the lip. Then it has no muscle attachment. It is a passive kind of frenum. Then अब impression में कैसा दिखेगा? It's a V-shaped notch recording during the impression to accommodate this frenum. And then denture में क्या होगा? It's a labial notch in the denture जो कि narrow होता है लेकिन it is deep ताकि कोई भी interference ना हो. ठीक है? That is our labial frenum. Next is labial vestibule. Now, labial vestibule extends from right and the left buccal frenums between the area to the right or the left premolars अगर ये frenum absent है. ठीक है, so buccal vestibule mostly इस area में होते हैं. So basically right buccal frenum से लेके left buccal frenum तक ये जो भी area होता है ना, that is called as labial frenum. The major muscle of the lip is the orbicularis oris और इसके जो फाइबर्स होते हैं ना दैट इज हॉरिजॉन्टल. अभी हॉरिजॉन्टल जब भी फाइबर्स होंगे इसका मतलब कि इट डजंट हैव दैट मच ऑफ इफेक्ट ऑन दैट एरिया. इसका मतलब कि वहां पे सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज है और बाय टेकिंग इम्प्रेशन अगर वी आर यूजिंग अ रिजिड इम्प्रेशन स्पेशली लाइक इम्प्रेशन कंपाउंड देन देयर इज वेरी मच अ चांस दैट इज वेरी इजी टू गेट एन ओवर एक्सटेंडेड इम्प्रेशन. So the muscles of expression that raises the lip that is zygomaticus major and levator anguli oris. These are the muscles which are present in this area. अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जब भी रिज फेयर टू गुड होगा एंटीरियर रिज तो लेबियल बॉर्डर शुड बी क्वाइट थिन ऑफ द डेंचर वी आर टॉकिंग 2 mm और लेस. एज थिकर बॉर्डर की वजह से क्या होगा? वो जो फिल्ट्रम होता है हमारे फेस पे वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और उसकी वजह से बहुत ही अनडिजायरेबल एक फ्लैट लिप फॉर्म हो जाता है. और अगर ये जो रिज है पुअर और फ्लैट एंटीरियर रिज है बेसिकली क्या होता है जितना अच्छा रिज जगह तो उतनी ही है, जितना अच्छा रिज वो जगह उतनी ही कम होगी और जगह कम होगी तो हमें डेंचर वहां पतला बनाना पड़ेगा उसका जो फ्लैंज होगा. और अगर हमारा जो रिज है वो रिजॉल्व हो गया है तो उतनी ज्यादा जगह क्रिएट कर देगा, वेस्टिब्यूल की विड्थ बढ़ जाएगी और वेस्टिब्यूल की विड्थ बढ़ेगी तो हमारी डेंचर की जो फ्लैंज थिकनेस है वो भी बढ़ेगी सो दैट वो हमारे लिप्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और एक गुड पेरिफेरल सील भी क्रिएट कर सके. सो आई होप इट इज क्लियर. सो दिस इज हाउ इट लुक्स इन पेशेंट्स माउथ. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी ड्रॉइंग इट in the cast in our preclinical exercise and this is how it is seen in the impression we are going to be making in patient's mouth this area. ठीक है, so यहाँ पे one side of the buccal frenum से दूसरे side of the buccal frenum. This is called a labial flange in the impression. Next is buccal frenum. It is located between the labial and buccal vestibule. ठीक है, अब लेबियल वेस्टिब्यूल हमने क्या देखा कि अगर ये हमारा बकल फ्रीनम है तो दिस इज आर लेबियल वेस्टिब्यूल एंड दिस इज आर बकल वेस्टिब्यूल. तो उन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज बकल फ्रीनम. इट कंसिस्ट ऑफ, अब ये जैसे कि हमने देखा था कि लेबियल फ्रीनम जो होता है वो मोस्टली एक सिंगल फाइब्रस बैंड होता है बट बकल फ्रीनम में ऐसा कुछ भी नहीं है. बकल फ्रीनम एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसी लोकेशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं और भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर सकते बकल फ्रीनम को जैसा कि हम दूसरी साइड कर पा रहे हैं. वही एक साइड होगा दूसरे साइड नहीं होगा, दोनों साइड नहीं होगा या दोनों साइड प्रेजेंट होगा. सो इट हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशन. देयर आर 3 मसल्स. अगेन मैं सारे मसल्स इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वाइवा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है सारे मसल्स रिलेटेड क्वेश्चंस. तो आपसे पूछा जा सकता है बकल फ्रीनम में कौन से 3 मेजर मसल अटैचमेंट होते हैं. सो देयर आर 3 मसल्स. फर्स्ट इज लिवेटर एंगुलाई ऑरिस. इसका क्या काम है? दिस लाइज बीनीथ द फ्रीनम. ठीक है, अब वो फ्रीनम की पोजीशन डिसाइड कर रहा है. सेकेंड इज ऑर्बिक्युलारिस ऑरिस. इसका क्या काम है? ये फ्रीनम को फॉरवर्ड की तरफ पुल करता है.
देन बक्सिनेटर, अब ये क्या करता है, फ्रीनम को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, इसीलिए जब भी हम इम्प्रेशन लेते हैं सो वी रिकॉर्ड all these muscles by the movement of this area in the uh, anterior side and posterior side as well. The next is the muscles influence the position of the buccal frenum, hence it needs greater, that is wider or relatively shallower clearance on the buccal flange of the denture. ठीक है, so this is how it looks in the patient's mouth and this is how we are going to be making it in the preclinical exercises, and this is how it is going to be looking in our impression as you can see it here. Okay, next is buccal vestibule. अब buccal vestibule हमने देखा था कि buccal frenum क्या करता था कि buccal labial vestibule and buccal vestibule को डिवाइड करता था, ठीक है, डिमार्केशन उसके बीच में प्रेजेंट होता था। तो अब ये क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम द बकल फ्रीनम या फिर फर्स्ट प्रीमोलर वाला एरिया अगर बकल फ्रीनम एब्सेंट है टिल द हैमिलर नॉच. सो यू हैव टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ ईच एंड एवरी एनाटॉमिकल लैंडमार्क. सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बकल फ्रीनम एंड एंडिंग एट द हैमिलर नॉच विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी. अब ये जो साइज है ना बकल वेस्टिब्यूल का, वो बहुत सारे मसल्स के एक्शंस पे डिपेंड करता है. मोस्टली जो इन्फ्लुएंस होता है दैट इज बाय द मॉड्यूलस. मॉड्यूलस क्या होता है, कुछ मसल्स का एक ग्रुप होता है जो कि हमारे कॉर्नर ऑफ द माउथ पे प्रेजेंट होता है, एंड बक्सिनेटर, ठीक है, एंड डिस्टली यानी कि हैमिलर नॉच वाले एरिया में बाय द कोरोनॉइड प्रोसेस. अब जो बक्सिनेटर फाइबर्स है ना वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रन करते हैं विच इज रिलेटिवली फ्लैसिड. अब जब भी मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई भी फाइबर हॉरिजॉन्टली रन कर रहे हैं तो उसका बहुत ही कम योगदान होता है उसको उसके शेप को और साइज को ऑल्टर करने में. इसीलिए इन एरियाज में ओवर एक्सटेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. अब ये जो साइज है बकल वेस्टिब्यूल का किन 3 फैक्टर्स पे इफेक्ट वेरी करता है. फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बक्सिनेटर. अब बक्सिनेटर अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो वो जगह कम हो जाएगी, इफ दैट इज रिलैक्स देन वो जगह थोड़ी बढ़ जाएगी. देन पोजिशन ऑफ द मैंडिबल, व्हेनेवर द पेशेंट ओपन्स द माउथ तो क्या होता है, जो भी हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस है वो हमारा रिज के क्लोजर आ जाता है, दैट मेक्स दैट एरिया अ लिटिल स्मॉलर. एंड जब भी वो हम जब भी क्लोज माउथ होता है तो वही एरिया थोड़ा सा और बढ़ जाता है. देन अमाउंट ऑफ बोन लॉस. अब जितना ज्यादा बोन लॉस होगा उतना ज्यादा ये जगह बढ़ जाएगी. सेम एज जो मैंने आपको एंटीरियर लेबियल सरफेस के लिए बताया था, जगह तो उतनी ही है. अगर बहुत अच्छी रिज हुई तो वो एरिया जो है बकल वेस्टिब्यूल वो कम हो जाएगा, और अगर रिजॉर्प्शन हो गया बहुत ज्यादा तो फिर वो एरिया बढ़ जाएगा. ठीक है. एंड ramus एंड जो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल एंड मैसेटर है वो मॉडिफाई करते हैं साइज ऑफ द वेस्टिब्यूल ड्यूरिंग द माउथ ओपनिंग, जैसे मैंने अभी बताया. सो दिस इज हाउ इट लुक्स इन पेशेंट्स माउथ. Then this is how we are going to be making it in our preclinical exercises, and this is how it looks in patient's mouth. So this basically this area and this area is the buccal flange. Next is hamular notch. The hamular notch और उसको pterygomaxillary notch भी कहते हैं. It is just a displaceable area of 2 millimeters, जो कि यहाँ पे आप ब्लैक कलर में देख रहे हो, जो कि हम कास्ट पे मार्क करते हैं. This is our hamular notch. Okay. So hamular notch is a pterygomaxillary notch which is a displaceable area of 2 millimeters between the tuberosity of the maxilla. ठीक है, ये हो गया हमारी maxillary tuberosity. तो ट्यूबरोसिटी और यहाँ पीछे हमारा टेरिगोइड प्लेट शुरू हो जाता है. तो इन दोनों के बीच में जो 2 mm का डिस्प्लेसेबल एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज हैमुलर नॉच. ठीक है. सो द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द हैमुलर नॉच दैट कंसिस्ट ऑफ अ thick submucosa that is made up of loose areolar tissues, and that identifies as the most distal end of the denture. यानी कि hamular notch के पीछे कभी भी denture extend नहीं होना चाहिए. ठीक है. So this is the boundary of our denture, posterior boundary. इसके पीछे denture extend नहीं होगा. Okay.
देन अगर इसके पीछे डेंचर एक्सटेंड हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज ओवर एक्सटेंशन। और अगर जब भी हम ओवर एक्सटेंशन करेंगे, सॉफ्ट टिश्यूज है हमारी, क्या होगा, रेडनेस होगा, पेन होगा, सोरनेस होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो पीछे चला गया इस बाउंड्री से और वो क्या कर रहा है, रैमस ऑफ द मैंडिबल, जो असेंडिंग रैमस ऑफ द मैंडिबल है उसके जो फंक्शन है उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है। हमने अभी देखा था डेफिनेशन ऑफ द लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स में, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द मसल्स एक्शन। तो यहाँ पे अगर हम ओवर एक्सटेंड करेंगे तो मसल्स के हिंड्रेंस फंक्शन के हिंड्रेंस होने के चांसेस है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी मेकिंग इट इन आवर कास्ट। डेंचर में यहाँ पे अगर जो आपको दिख रहा है, दिस एरिया इज द हैमिलर नॉच। ओके, और पेशेंट के मुंह में हम कैसे देखते हैं, हम क्या करते हैं, या तो हम अपना माउथ मिरर से या फिर एक टी बर्निशर टाइप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है वो हम यूज करते हैं, और हम आगे से एंटीरियर से लेके हम यहाँ से उसके ऊपर डाल के लेके जाते ट्यूबरोसिटी के बाद जहाँ पे भी वो एक डिप आता है, दैट इज आवर हैमिलर नॉच। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट इन पेशेंट्स माउथ। ये हमेशा पोस्ट ग्रेजुएट्स के एग्जाम में, अंडर ग्रेजुएट्स फाइनल ईयर्स के एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई हैमिलर नॉच इन पेशेंट्स माउथ। सो दिस इज हाउ। आई होप इट इज क्लियर। सो विथ दिस, और वही चीज अब ओवर एक्सटेंशन हुआ और अगर अंडर एक्सटेंडेड हुआ तो वो पेरिफेरल सील क्रिएट नहीं करेगा एंड दैट द डेंचर वुड बी नॉन रिटेक्टेड। दिस इज आर नेक्स्ट इज पोस्टीरियर पैलेटल सील। अब हैमिलर नॉच तो हमने देख लिया, टेरिकोमैक्सिलरी सील, ठीक है। अब इनके पीछे, ठीक है, ये एरिया जो है वो हम कहते हैं पीपीएस, पोस्टीरियर पैलेटल सील। अब पोस्टीरियर पैलेटल जो सील होता है दैट इज द एरिया ऑफ सॉफ्ट पैलेट। हमेशा याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि पोस्टीरियर पैलेटल सील कहाँ प्रेजेंट होता है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमेशा लिख देते हैं कि जंक्शन पे होता है बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। नो, पीपीएस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सॉफ्ट पैलेट, जो कि एक हैमिलर नॉच से लेके दूसरे हैमिलर नॉच तक एक्सटेंड करता है। सो repeat it 100 times, that area of the soft palate that extends from one hamular notch to the another hamular notch, that is called as PPS. Okay, that अब PPS का काम क्या, it prevents the air entry between the denture base and the soft palate. This is the basic function. अभी फाइनल ईयर में इंडिविजुअल चैप्टर है पोस्टीरियर पैलेटल सील जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने होंगे, बट एक बेसिक फॉर द अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट it prevents the air entry between the denture base and the soft palate. अब vibrating lines क्या होते हैं? It is an imaginary lines drawn across the palate that marks by beginning of the motion. जब भी हम पेशेंट को आह बुलवाते हैं तो जो मोबाइल पार्ट और जो नॉन मोबाइल पार्ट है उसके बीच का जो डिमार्केशन होता है उसे वाइब्रेटिंग लाइन कहते हैं। डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। So the area and between the anterior and posterior is called vibrating line. अब ये जो posterior palatal seal है ना, इसको दो regions में divide किया गया, ठीक है। First is this pterygomaxillary seal, जो कि ये hemilular notch के पास होता है, and उन दोनों के बीच में अब ये हो गया हमारा post palatal seal, ये जो आपको दिख रहा है। इसी पोस्ट पैलेटल सील में ये जो आगे वाली लाइन आपको क्यूपिड बो शेप की दिख रही है उसको कहते हैं एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, और जो पीछे मोर और लेस स्ट्रेटर लाइन दिख रही है इसको कहते हैं पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के बीच वाले जो एरिया है इसी को कहते हैं पोस्टीरियर पैलेटल सील। सो यू हैव टू राइट इट और say it to the external that posterior palatal seal is divided into two regions. First is pterygomaxillary seal and दोनों के बीच में होता है post palatal seal जिसमें दो वाइब्रेटिंग लाइन होती है, एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन जिसका शेप होता है क्यूपिड बो शेप एंड द पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन विच इज मोर और लेस स्ट्रेट। सो इन द इम्प्रेशन वी कैन रिकॉर्ड इट लाइक दिस। हम इंडेलिबल पेंसिल से पेशेंट के मुंह में रिकॉर्ड करते हैं, ड्रॉ करते हैं एंड देन वी टेक द इम्प्रेशन, तो वो जो भी मार्किंग होती है वो इस पर ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह से हम पेशेंट के मुंह में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको आँख बुलवा के एंड देन हम इसके इम्प्रेशन में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं।
अब टेरिगोमैक्सिलरी सील क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द पीपीएस दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हैमिलर नॉच एंड इट एक्सटेंड्स 3 to 4 mm एंटेरो पोस्टीरियरली, ठीक है। तो ये जो टेरिगोमैक्सिलरी सील जो होता है वो यहाँ पे हैमिलर नॉच के पास होता है, 3 to 4 mm एंटेरो पोस्टीरियरली यानी यहाँ पे एक्सटेंड करता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर पैलेटल सील, वो क्या होती है? पार्ट ऑफ द पीपीएस दैट एक्सटेंड्स बिटवीन टू मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी। दिस इज द डेफिनेशन फॉर बोथ ऑफ दीज रीजन्स। देन हम वाइब्रेटिंग लाइंस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने अभी देख लिया जीपी की डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेटिंग लाइन इज द इमेजिनरी लाइन अक्रॉस द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट मार्किंग द डिविजन बिटवीन द मूवेबल एंड द इमूवेबल टिश्यू ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, सॉरी पैलेट की स्पेलिंग गलत है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड जब भी मूवेबल जो टिश्यू है वो स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। क्या होता है? इमेजिनरी लाइन है जो कि मूवेबल एंड इमूवेबल पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ये याद रखना, जो भी हो रहा है ये सॉफ्ट पैलेट में ही हो रहा है, देयर इज नो जंक्शन एंड नथिंग, सो बी क्लियर अबाउट दैट। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन क्या होती है? इट्स एन इमेजिनरी लाइन जो कि जंक्शन पे प्रेजेंट होती है बिटवीन द इमूवेबल टिश्यू ऑफ द हार्ड पैलेट एंड द slightly movable tissue of the soft palate and it can be located by, जब हम पेशेंट को बोलते हैं वाल्सेल्वा मैन्यूवर, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, वाल्सेल्वा मैन्यूवर करा के, जिसमें क्या होता है शॉर्ट विग्रस बर्स्ट में पेशेंट को आह बुलवाना, उससे हमें दिखने लगता है कि कौन सा एरिया मूव नहीं कर रहा और कौन सा एरिया मूव कर रहा है, सिर्फ वो डिमार्केशन हम मार्क कर देते हैं इंडेलिबल पेंसिल से पेशेंट के मुंह में, ठीक है। इससे हम एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन मार्क कर देते हैं। इट इज क्यूपिड बो शेप्ड, अगेन दिस इज अ spelling mistake, it is bow shaped because it follows the posterior nasal spine and posterior part of the hard palate। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाइवा में कि अब ये जो एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है ये इस शेप का क्यों होता है, क्यूपिड बो शेप का ही क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज इट फॉलोज द posterior nasal spine, you have to say this, posterior nasal spine and the posterior part of the hard palate, उसको फॉलो करता है, इसलिए ये इस शेप का होता है। ओके, नेक्स्ट इज posterior vibrating line। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जो कि लोकेटेड होता है जंक्शन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट दैट शोज लिमिटेड मूवमेंट एंड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट जो कि मार्क्ड मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट मतलब बहुत ही कम मूवमेंट हो रही है और मार्क्ड मूवमेंट मतलब कि बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, दैट इज द पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। It also represents the junction between the aponeurosis of the tensor villi palatini and the muscular part of the soft palate। अब अगर हम मसल्स की तरह बात करें तो दिस इज बिटवीन द जंक्शन ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ द tensor villi palatini and the muscular part of the soft palate। It is recorded again, उसमें हम Valsalva maneuver करा रहे थे जिसमें short vigorous आ बुलवा रहे थे, इसमें very non vigorous normal fashion में भी when patient says आ, then you can distinguish कि which is the less mobile structure, which is the more mobile structure, and then it is usually a straight line and then we mark it in the patient's mouth here, like here it is showing, this is the posterior vibrating line and this is the anterior vibrating line। Okay, so this concludes our vibrating line और इसी के साथ we are done with the limiting structures of maxillary arch। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या देखा? labial frenum, labial vestibule, buccal frenum, buccal vestibule, hamular notch and PPS। Next is supporting area. These are the load-bearing areas which shows minimal ridge absorption under constant load। अब ये जो है ना सपोर्टिंग एरियाज, ये सारा दारोमदार अपने ऊपर उठाए हुए डेंचर को सपोर्ट करने का। क्यों? क्योंकि ये एरियाज जो हैं अंडर कांस्टेंट लोड भी मिनिमल रिज रिजॉर्प्शन शो करते हैं। The denture should be designed so that most of the load is concentrated on these areas। ठीक है, limiting areas सिर्फ एक बाउंड्री बना रहे थे, जैसा कि हमने देखा most of them has a lot of muscles attached to them and have soft tissue structures underlying, तो हम उस पे लोड नहीं दे सकते हैं।
और आगे हम देखेंगे रिलीफ एरियाज, तो उनको तो हम बिल्कुल ही रिलीफ कर देंगे, वहां पे बिल्कुल ही लोड नहीं देंगे। तो अब बचा सिर्फ हमारा सपोर्टिंग एरिया, सारा लोड जो है इन्हीं एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। So these are hard palate and posterolateral slopes of residual alveolar ridge. For first and second year BDS आप सिर्फ residual alveolar ridge भी याद करेंगे, that is good enough for you. But for final years and postgraduate, you have to say the posterolateral slopes of residual alveolar ridge. Then rugae and maxillary tuberosity. So, two primary stress-bearing areas are hard palate and posterolateral slopes of residual alveolar ridge, and secondary stress-bearing area are rugae and the maxillary tuberosity. फर्स्ट इज हार्ड पैलेट, ठीक है, तो वो हमारा जो सिस्टम चला रहा था 3 फोटोग्राफ्स का, वो आगे भी चलेगा। अब हार्ड पैलेट हम सबको पता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस होल एरिया इज द हार्ड पैलेट, ओके। एंड हियर ये जो लाइन्स मार्क्ड है ना, एंड दिस इज द impression. So the anterior region of the palate is formed by the palatine shells of the maxillary bone. अब जो maxillary bone होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा कि कैसे कैसे maxilla बनता है, उसका जो भी origin कहाँ से होता है और कैसे कैसे धीरे धीरे palatine shells एक दूसरे के पास आते हैं। So जो which meet at the center, और वहाँ पे बनता है median suture, ठीक है। सो हार्ड पैलेट में ही 2 पैलेटाइन शेल्स मैक्सिलरी बोन के पास आते हैं, एंड एट द सेंटर इट मेक्स अ मीडियन सूचर। सो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द पैलेटाइन बोन forms the posterior part of the palate, and the horizontal portion of the hard palate lateral to the midline acts as the stress bearing area. इस सब कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि ये जो मीडियन सूचर बनाना, उसके अलोंग, मतलब जो मिडलाइन है उसके जो लेटरल पार्ट्स हैं, उसी को हम कहते हैं हार्ड पैलेट। सो हॉरिजॉन्टल पोर्शन लैटरल टू द मिडलाइन इज द स्ट्रेस बेयरिंग एरिया ऑफ द हार्ड पैलेट। द ट्रबैक्युलर पैटर्न, अब इसको प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया क्यों बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाई इज हार्ड पैलेट द प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया? बिकॉज ऑफ इट्स ट्रबैक्युलर पैटर्न इन द बोन, ठीक है। और दूसरा इज जो ट्रबैक्युलर पैटर्न है ना बोन का, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हेनेवर एन एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट एरिया टेंड्स टू बेयर द लोड बेटर, ठीक है। सो दैट मेक्स इट केपेबल टू withstand any amount of force without any marked resorption. So बहुत ही मिनिमल रिजॉर्प्शन के साथ सारा का सारा लोड ये बेयर करता है दैट एरिया, जो कि जिसका ट्रबैक्युलर पैटर्न हमारे जो फोर्स लग रहे हैं मास्टिकेटरी फोर्स उसके परपेंडिकुलर है। दैट दिस रीजन मेक्स इट अ प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। नेक्स्ट इज रेसिडुअल एल्वुलर रिज, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट पे आप देख रहे हो, ये जो भी ब्लू कलर से ड्रॉन है, दिस इज आर रेसिडुअल एल्वुलर रिज। रेसिडुअल एल्वुलर रिज, जो रेसिडुअल का क्या मतलब हुआ? रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, इंग्लिश वर्ड का मतलब। तो बचा हुआ मतलब जब भी एक्सट्रैक्शन हो जाता है तब रिजॉर्प्शन शुरू होता है रिज के अंदर, और जो रिजॉर्प्शन के बाद बचता है ना उसे कहते हैं रेसिडुअल रिज। सो इट इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ द एल्वुलर रिज एंड इट्स सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग विच रिमेन्स फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ द टीथ। नेक्स्ट, इट रिजॉर्ब्स रैपिडली, जैसे एक्सट्रैक्शन होता है वैसे रैपिड रिजॉर्प्शन होता है, और उसके बाद रिड्यूस्ड रेट पे लाइफ टाइम ये रिजॉर्प्शन होता रहता है। The submucosa over the ridge has adequate resiliency to support the denture. That makes it a stress bearing area. And जो crest होता है that acts as the secondary stress bearing area. अब loosely attached जो tissues होते हैं ना, tissues होंगे यहाँ पे, along the slopes of the ridge that cannot withstand the force of mastication, but the posterolateral slope of the ridge जो होता है that is the primary stress bearing area. Next is rugae. Everybody knows where is rugae. पैलेट पे जो सेरेशंस की तरह फील होते हैं, आप अपने टंग से भी अपना फील कर सकते हो, that is the rugae. That is
the raised area of dense connective tissue radiating from the midline in the anterior 1/3 of the palate. ठीक है, पैलेट के एंटीरियर 1/3 में जो रेडिएटिंग रेज्ड एरियाज होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, उनको हम रूट कहते हैं. सेकेंडरी सपोर्ट एरिया होता है ये, एज द एंटीरियर रिच seems to be more susceptible to resorption. अभी हमने देखा even in the hard palate जो flatter एरिया होता है, ठीक है, और जो posterior एरिया होता है that tends to withstand the force better. इसीलिए जो anterior 1/3 में है, इसीलिए इसको secondary stress bearing area कहते हैं. It's not the primary one. बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका स्पीच में भी. नेक्स्ट इज द ट्यूबरोसिटी. एवरीबडी नोज द बल्जिंग पार्ट यहाँ पे जो एंड में दिखता है, जिसके बाद जो डिप होता है उसको हैमलर नॉच कहते हैं. सो दिस इज द ट्यूबरोसिटी. इन द कास्ट वी आर गोइंग टू बी मेकिंग द ट्यूबरोसिटी लाइक दिस, एंड एन इम्प्रेशन इट इज recorded like this. So the distal bulbous extension of residual ridge in the second and the third molar region is called as maxillary tuberosity. One of the most important area of support, क्योंकि ये फिर again minimal resorption show करता है, and denture पूरी तरह से tuberosity को cover करना चाहिए, ठीक है, और hamellar notch को भी fill करना चाहिए, because hamellar notch हमने पढ़ा था ना, limiting structure होता है. देन रफ प्रोमिनेंस जो होता है, अब जब भी लास्ट टूथ जो भी प्रेजेंट होता है, किसी का थर्ड मोलर होता है, किसी का सेकंड मोलर होता है, जब भी वो एक्सट्रैक्ट होता है तो वहां पे एक रफ प्रोमिनेंस सा रह जाता है कई बार, उसको कहते हैं हम एल्वियोलर ट्यूबरकल. नेक्स्ट इज रिलीफ एरियाज. दीज एरियाज अब हमने देख लिया लिमिटिंग एरियाज एंड देन सपोर्टिंग एरियाज. नेक्स्ट वी विल सी द रिलीफ एरियाज. दीज एरियाज resorb under constant load, उल्टा हो गया सपोर्ट एरिया से, एंड ऑल्सो कंटेन सम फ्रैजाइल स्ट्रक्चर्स विद इन. इसके अंडरनीथ कुछ फ्रैजाइल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसको हम प्रेस नहीं कर सकते, जहाँ पे हम प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते, और प्लस अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा लोड दिया तो ये रिजॉर्ब होने की भी चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो द डेंचर शुड बी डिजाइंड इन अ वे ताकि जो मास्टिकेटरी लोड है वो इन एरियाज पे तो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेटेड ना हो. कौन से होते हैं हमारे रिलीफ एरियाज? इंसिसिव पैपिला, मिड पैलेटाइन राफे, फोविया पैलेटिनी एंड कस्पिड एमिनेंस. लेट्स सी इट वन बाय वन. इंसिसिव पैपिला. इंसिसिव पैपिला जो होता है, इट्स अ पैड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इट्स अ पैड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि यहाँ पे ओवरलाइनिंग द बोनी एग्जिट ऑफ नेजोपैलेटाइन ब्लड वेसल. अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ना रिलीफ एरिया में ये वाइवा क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि इनसे जैसे कोई भी एक रिलीफ एरिया को इसको रिलीव करना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू डू सो. तो इंसिसिव पैपिला को इसलिए क्योंकि इसके नीचे से नेजोपैलेटाइन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलीव दिस एरिया. सो इट्स अ पैड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसके नीचे ओवरलाइंग बोन में नेजोपैलेटाइन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स लोकेटेड होते हैं. ये एक मिडलाइन स्ट्रक्चर है एंड इट शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड और कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द इम्प्रेशन मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है. इन द कास्ट वी आर गोइंग टू बी ड्रॉइंग इट इन द मिडलाइन, अ बल्जिंग एरिया, और यहाँ पे इम्प्रेशन में इस तरह से अप्रिशिएट किया जा सकता है. डेंचर प्रेशर अगर हमने डाला पैपिला पे, ये भी पूछा जाता है, अगर हमने रिलीफ नहीं किया और प्रेशर अप्लाई होता है इन रिलीफ एरियाज पे तो क्या होगा? इट विल कॉज पैरेस्थीसिया ऑफ द नर्व्स, इट विल कॉज पेन एंड अ बर्निंग सेंसेशन. सो सम रिलीफ शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है. नेक्स्ट इज मिड पैलेटाइन राफे. अभी हमने देखा था ना हार्ड पैलेट में कि हमने पढ़ा था कि टू शेल्स ऑफ द मैक्सिलरी बोन, मैक्सिला, कम टुगेदर और बीच में एक मीडियन सूचर बनाते, दैट इज द मिड पैलेटाइन राफे. द जंक्शन ऑफ द पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला दैट आर ऑफन रेज, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, विथ ओनली वन थिन लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा प्रेजेंट. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्यों मिड पैलेटाइन राफे को रिलीव करने की जरूरत है? क्योंकि इस सूचर के ऊपर बहुत ही थिन लेयर ऑफ म्यूकोसा होता है, उस म्यूकोसा को रिलीव करना इंपॉर्टेंट है. अगर रिलीफ नहीं किया तो दैट विल कॉज, यहाँ पे दिख रहा है, इफ यू कैन अप्रिशिएट दिस एलिवेटेड पोर्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन दिस इम्प्रेशन,
दैट इज अ मिड पैलेटाइन रफी। अगर हमने इसको नहीं रिलीव किया तो दैट विल अगेन कॉज रेडनेस, सोरनेस एंड पेन। और कई बार अगर ये प्रोमिनेंट हो तो डेंचर वहां से रॉक करता है एंड इट माइट ब्रेक ऑल्सो। नेक्स्ट इज फोविया पैलेटिनी। These are two small indentations that are on each side of the midline. ठीक है? Usually on the distal end of the hard palate. The fovea is formed by coalescence. अब बनता कैसे? बहुत सारे ducts of mucus glands के coalescence से बनता है। Often used as a landmark. कई बार इसको एक लैंडमार्क की तरह से जहाँ पे फोविया पैलेटिनी दिखता है उसके 4 से 5 mm पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डेंचर मार्क कर दिया जाता था। बट फोविया पैलेटिनी का जो लोकेशन होता है ना, दैट इज वेरी वेरिएबल इन वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट। तो जरूरी नहीं है कि हर बार फोविया पैलेटिनी प्रेजेंट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रेजेंट भी है तो जरूरी नहीं है कि वो 3 से 4 mm के पीछे ही खत्म होगा डेंचर। सो अगर हम इसे एक लैंडमार्क की तरह यूज करेंगे तो दैट कुड बी मिसलीडिंग एज वेल। सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लैंडमार्क। अदर देन दैट वी नीड टू रिलीव दिस एरिया। नेक्स्ट इज कस्पिड एमिनेंस। अब ये जो एमिनेंसेस होते हैं, कई बार जब भी हमारा कनाइन जो होता है ना, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टीथ इन आवर ओरल कैविटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द माउथ, वो जब निकलता है ना तो वहां पे एक एलिवेशन सा छोड़ देता है। दैट एमिनेंस इज कॉल्ड एज कस्पिड एमिनेंस। द बोनी एलिवेशन ऑन द रेसिडुअल alveolar ridge formed after the extraction of canine, that is called as cuspid eminence, located between canine and the first molar. Here is the end of all the anatomical landmarks of the maxillary arch. I hope you have understood the topic properly. कहाँ होता है, कौन कौन से मसल्स अटैच्ड होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है ना, और फिर कास्ट पे कहाँ पे ड्रॉ करना होता है, अगर रिलीफ एरिया है तो क्यों रिलीफ एरिया है, वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर स्ट्रेस बेयरिंग एरिया है तो व्हाई इज इट कॉल्ड स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन in this video. I hope you have liked this video. If you really like this video, please consider like, share and subscribe to your friends. And we'll see you in the next video where we'll be discussing about the mandibular anatomical landmark. So till then, happy studying.